doing well. In the last lecture, we started a national income chapter. I have already covered two parts. Links are given in the description box. This is third part of national income. इस लेक्चर में हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, उन मेथड्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब देखिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। एक है इनकम मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड एंड नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब तीनों मेथड्स को हम समझते हैं वन बाय वन। इनकम मेथड का मतलब क्या? तो मान लीजिए कि अगर मुझे एक क्लास में बैठे स्टूडेंट्स की इनकम पता करनी है, उस क्लास की टोटल इनकम कितनी है अगर मुझे ये पता करनी है, तो मैं क्या करूंगी, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स की इनकम को मैं ऐड कर दूंगी और उस तरह से मुझे क्लास की इनकम पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे नेशनल इनकम पता करनी है तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को पता करने के लिए हम जितने भी लोग हैं देश में उनकी जितनी इनकम है हम उनकी इनकम को प्लस कर देंगे और हमें नेशनल इनकम पता चल जाएगी। तो अब देखिए, अब इनकम किस किस फॉर्म में आती है। इनकम जो है वो वेजेस फॉर्म में आ सकती है, रेंट के फॉर्म में आती है ना। मान लीजिए कि अगर आप जो है मजदूरी कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, दैट इज योर इनकम। आपने सपोज जो है लैंड है वो रेंट पर दिया है तो आपको वहां से क्या मिलेगा, रेंट आया, दैट इज अगेन योर इनकम। उसके अलावा अगर आपने जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो आपको वहां से इंटरेस्ट आएगा, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ इनकम। उसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको वहां आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज आल्सो योर इनकम। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, वहां से कुछ इनकम आ रही है, दैट कैन बी काउंटेड अंडर मिक्स्ड इनकम। तो ये सारी इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस मेथड में, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, सारे फॉर्म की जो इनकम है, सारी तरह की इनकम को हम ऐड करते हैं और उससे हमें मिलता है नेशनल इनकम। अब देखिए, इसमें और हमें मिला, ये जो हमने इतना ऐड किया, वेजेस प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। अब इससे मुझे क्या पता चला कि देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी कितनी इनकम है। अब देश में तो फॉरेनर्स भी रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेशनल इनकम में ये जो जितना हमने ऐड किया इसमें फॉरेनर्स की इनकम भी एडेड है। अब हमें क्या पता करना है, नेशनल इनकम यानी देश के जो नेशनल्स हैं उनकी कितनी इनकम है। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया है तो जो इंडियंस है, इंडियंस की कितनी इनकम है। अब इंडियंस जो है वो इंडिया में भी रह रहे हैं और अब्रॉड में भी रह रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनकम है यहाँ पर, ये जो इनकम हमने ऐड किया है इसमें तो फॉरेनर्स की इनकम भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर देंगे, फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर देंगे, प्लस हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को हम प्लस कर देंगे, इनकम ऑफ आवर नेशनल्स लिविंग अब्रॉड, है ना। तो हमारे जो नेशनल्स जो बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को ऐड कर देंगे, उनकी इनकम को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो देश के लोग हैं उनकी इनकम कितनी है ये पता चल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो अब देखिए, क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसका एक मेथड है वो पढ़ रहे हैं जिससे हम कहते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमें पता करना है कि जो देश के लोग हैं उनकी इनकम कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सारे सोर्सेस से जो भी इनकम आएगी उसे हम प्लस कर देंगे।
लेकिन इसमें तो देश में फॉरेनर्स भी रहते हैं ना, तो इसमें क्या हुआ, फॉरेनर्स की इनकम जो है वो एडेड है। हमें क्या पता करना है, इंडियंस की कितनी इनकम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फॉरेनर्स की इनकम को माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं उसकी इनकम को प्लस कर देंगे, जिससे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम क्या करेंगे, ये वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम में क्या ऐड कर दिया हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इससे क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर। तो ये था इनकम मेथड। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, या फिर इसे कंजम्पशन मेथड भी कहते हैं। अब अगर मुझे किसी की इनकम पता की है कितनी है, तो इसका एक इनडायरेक्ट तरीका ये भी है कि उस इंडिविजुअल का हम एक्सपेंडिचर पता कर ले कि एक्सपेंडिचर जितना है उसी हिसाब से क्या होगी, इनकम होगी, तभी तो उतना एक्सपेंडिचर होगा जितनी इनकम होगी, है ना। तो दिस इज अनदर मेथड के थ्रू में इनकम पता चलती है, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड या फिर कंजम्पशन मेथड। इसमें हमें नेशनल इनकम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है देश में, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सारे के सारे एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, अब देश में प्राइवेट एंटिटी भी है, हाउस होल्ड है वो स्पेंड करते हैं, गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां पर एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है ना। तो जितने भी फॉर्म के एक्सपेंडिचर हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम को पता करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका तो मैंने क्या क्या बोला कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सी यानी सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके अलावा जी मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने प्राइवेट एक्सपेंडिचर को ऐड किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड किया। उसके अलावा मैंने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी तो खर्चा है, वहां पर भी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसे भी ऐड करेंगे। तो एक्स मतलब है एक्सपोर्ट और एम मतलब है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और ये x माइनस एम को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो क्या क्या ऐड किया हमने, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है देश में, ये भी तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, तो इस इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है, तो अगर देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट भी करती है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंटिटी भी करती है, उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है यहाँ पे। तो सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया जाता है। अब देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी ओपन है, ओपन इकोनॉमी है, यानी कि फॉरेनर्स भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पर इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब, यानी बाहर का इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में नहीं होगा, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में फॉरेन का कंपोनेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। उसके अलावा अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है। तो यहाँ पर जो x माइनस एम हम ऐड कर रहे थे, नेट एक्सपोर्ट को हम ऐड करते हैं, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड है। तो अगर इकोनॉमी क्लोज है तो उस वक्त नेशनल इनकम कैसे पता करते हैं, क्या क्या ऐड किया जाता है,
प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन अगर इकोनॉमी ओपन है तो उस वक्त क्या 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 ऐड किया जाता है? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, तीनों का, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट। इन सारी चीजों को ऐड करके हमें मिलता है नेशनल इनकम, और इस मेथड को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या फिर कंजम्पशन मेथड। थर्ड मेथड जो है उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, या फिर प्रोडक्शन मेथड, या फिर आउटपुट मेथड। अब ये इस मेथड को समझने के लिए, वैल्यू एडेड मेथड को समझने के लिए पहले हम समझते हैं, मान लीजिए कि आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक पेड़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उस पेड़ को प्रोड्यूस होने के लिए मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है ना। मल्टीपल, वो प्रोडक्शन जो है मल्टीपल स्टेजेस से होने के बाद एक चेयर मान लीजिए प्रोड्यूस हो रही है। तो मान लीजिए कि जब वो स्टेज, ये मल्टीपल स्टेजेस है ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक कंपनी है ए जो कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करती है, फिर बी कंपनी जो है वो उसको पिघलाकर उसको एक प्रॉपर चेयर के शेप में लेकर आती है, फिर यहाँ पे चेयर बन गई, फिर यहाँ पे पैकेजिंग होती है, फिर यहाँ पर रिटेलर के पास आता है। तो इस तरीके से मान लीजिए कि मल्टीपल स्टेजेस हैं। अब ए ने, ये जो ए कंपनी है, उसने इनपुट लाया, उसने मान लीजिए प्लास्टिक वगैरह लाया 25 रुपीज में, ठीक है। और ए का जो आउटपुट है, इस कंपनी ने उस प्लास्टिक को मान लीजिए सेग्रीगेट किया, और फिर उसका आउटपुट जो है उसने कंपनी बी को बेचा कितने रुपए में? 50 रुपीज में। तो ए को कितनी इनकम मिली? ए ने कितना कमाया? 50 रुपया। लेकिन एक्चुअली ए ने 50 रुपीज नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि उसने इनपुट में कितना रुपया लगाया था? 25 रुपीज, है ना। तो 20 रुपीज तो गया रॉ मटेरियल में, इनपुट का चला गया। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ए की इनकम कितनी हुई? सिर्फ 25 रुपया हुई, 50 रुपया नहीं हुई। क्यों? क्यों 50 नहीं हुई? क्योंकि 25 रुपए का तो उसने रॉ मटेरियल लाया था ना, उसने इनपुट पर इन्वेस्ट किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की इनकम, ए ने 25 रुपए का रॉ मटेरियल लाया और उसने 50 रुपए में बेचा, तो इसने कितना कमाया? सिर्फ 25 रुपया, है ना। तो ए का जो वैल्यू एडिशन था, ए ने अपनी तरफ से उसमें जो लेबर लगाया, उसमें जो मेहनत लगाई होगी, है ना, तो उसने 25 रुपए कमा लिए। उसके अलावा अब बी के पास गया ये कितना? 50 रुपए में। अब बी ने उसको बेचा कितने में? बी का आउटपुट आया 100 रुपए का। अब बी ने यहाँ पर 100 रुपए नहीं कमाए। क्यों? क्योंकि 50 रुपए तो उसने खरीदा था ना रॉ मटेरियल 50 रुपए का। तो बी ने कितना कमाया? बेचा 100 में, लेकिन उसने कमाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया। यानी बी ने कितने का वैल्यू एडिशन किया? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का। सिमिलरली सी के पास इनपुट आया 100 रुपए का, उसने बेचा 150 रुपए का। इसका मतलब सी ने कितने रुपयों का वैल्यू एडिशन किया है? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का, है ना। तो देखिए ए ने कितना कमाया? 25 रुपया। यानी वैल्यू एडिशन जितने रुपए की हो रही है, ए ने वैल्यू एडिशन किया 25 की, बी ने वैल्यू एडिशन किया 50 रुपए की, सी ने वैल्यू एडिशन किया 50 रुपए की। तो ए जितने रुपयों का वैल्यू एडिशन कर रहा है उतना ही उसकी इनकम है। बी ने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपया ही उसकी इनकम है। सी ने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 50 रुपया ही उसकी इनकम है। तो अगर मुझे इनकम पता करनी है, अगर मुझे किसी की इनकम पता करनी है, तो क्या पता करना चाहिए? उसने कितना रुपए का वैल्यू एडिशन किया है ना। तो वैल्यू एडिशन जब हम देखेंगे कि कितने रुपयों का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो हमें क्या पता चलेगा कि उसकी इनकम कितनी है। सो दिस इज थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम, जिसमें हम क्या करते हैं? हम वैल्यू एडिशन, सारे वैल्यू एडिशन को हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है ना। तो मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो है वो
50 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी मान लीजिए 50 लाख करोड़ रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर ने मान लो 100 लाख करोड़ का वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, तो इतना ये जो वैल्यू एडिशन हुआ, तो हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 200 लाख करोड़ का, यानी नेशनल इनकम कितनी हो गई, 200 लाख करोड़। तो इस मेथड ऑफ नेशनल इनकम में नेशनल इनकम को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे सेक्टर्स ने कितने रुपयों का वैल्यू एडिशन किया है, वैल्यू एडिशन को ऐड करके हम नेशनल इनकम को पता करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखिए वैल्यू एडेड मेथड में क्या किया जाता है, दिस मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम by summing up the value added at each by summing up the value added at each stage of production of all goods and services in the economy. Value added का मतलब क्या होता है, it is the difference between the value of output and the value of intermediate goods used in production. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे नेशनल इनकम को निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, so it is the summation of value added in each sector. The economy is divided into 3 different sector, agriculture, industry and service sector, और हर सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है उसे उन सारे वैल्यू एडिशन को ऐड करके नेशनल इनकम को पता किया जाता है। आई होप ये तीनों मेथड्स आपको क्लियर है। तो 3 मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, इनकम, एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन मेथड, एंड थर्ड इज वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर 3 चीजें समझने की जरूरत है कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसके अलावा बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है, बेसिक प्राइस का मतलब क्या है, और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ये 3 चीजें आप समझिए। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई चीज बनी 100 रुपए की, ठीक है, फैक्ट्री में कोई चीज जो है वो 100 रुपए की बनी, तो हम उसे कहेंगे 100 रुपया जो है उसका फैक्टर कॉस्ट है। अब जो प्रोडक्शन है, अब जो 100 रुपया जो फैक्टर कॉस्ट है, जब कोई चीज जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है तो गवर्नमेंट उस पर प्रोडक्शन पर टैक्स लगाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्स, और साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो कुछ सब्सिडी भी देती है जिसे प्रोडक्शन सब्सिडी कहते हैं। तो मान लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पर 100 रुपीज, फैक्ट्री में चीज बनी 100 रुपीज की, उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्शन टैक्स लगाया, और सरकार जो है कुछ छूट भी देती है जिसे कहा जाता है प्रोडक्शन सब्सिडी। तो मान लीजिए कि 100 रुपया तो फैक्टर कॉस्ट था, प्लस सरकार ने जो है वो प्रोडक्शन टैक्स लगाया, सपोज करिए 40 रुपए का, और सब्सिडी दे दी 20 रुपए की, यानी टोटल कितना हो गया, 120 रुपए, है ना, 140 में से 20 गए, 120 रुपए। तो ये जो 120 रुपए है उसे हम कहेंगे बेसिक प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में उस सामान को प्रोड्यूस होने में कितना रुपया लगा, दैट इज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, इसमें किसी भी तरीके का टैक्स एडेड नहीं है, कोई भी सब्सिडी एडेड नहीं है। बट बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है, बेसिक प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट में जब प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर दिया जाता है और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है, फिर जो वैल्यू निकल कर आती है उसे हम कहते हैं बेसिक प्राइस। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट प्राइस का क्या मतलब है। मार्केट प्राइस का क्या मतलब, तो यहाँ पर जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस जो है
बेसिक प्राइस में जब वो प्रोडक्शन हो गया, वो सामान बन गया, अब जब वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में जाने के बाद उस प्रोडक्ट पर कुछ टैक्स लगता है और उस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। तो जब बेसिक प्राइस में हम प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो बेसिक प्राइस में यहाँ पर ये इस डिफरेंस को आप नोट करिए कि मार्केट प्राइस में क्या ऐड हो रहा है, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। यहाँ पर प्रोडक्ट की बात की जा रही है, और बेसिक प्राइस में किसकी बात की जा रही है, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी की बात की जा रही है ना। तो बेसिक प्राइस में ऑलरेडी प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी एडेड है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाता है, इस बेसिक प्राइस में जब आप प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी को ऐड करेंगे तो उसे हम कहेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है, जिससे हम क्या कहेंगे, इस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी को हम कहते हैं नेट प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी है, इसे हम कहते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्स। दिस इज नेट प्रोडक्ट टैक्स, दिस इज नेट प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक प्राइस में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट जितना भी होगा उसमें जो प्रोडक्शन लेवल पर जो टैक्स लग रहा है, जो सब्सिडी लग रही है, वो ऐड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज बनी थी 100 रुपए में, और फिर सरकार ने जो प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया और सब्सिडी दी, उससे वो सामान हो गया 120 रुपए का। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स। इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड है ना, एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको बताया वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, हम उस सारे वैल्यू एडिशन को सारे सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है, उन सारे वैल्यू एडिशन को हम प्लस कर देंगे और बता देंगे कि इतना नेशनल इनकम है। ठीक है, अब साल 2015 में गवर्नमेंट ने इन मेथड्स में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, अब हम वो समझते हैं। चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। तो क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया, देखिए अभी मैं आपको बता रही थी वैल्यू एडिशन मेथड। तो क्या कहा, क्या चेंज लाया, कहा कि जब भी आप वैल्यू एडिशन करोगे, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जब भी आप वैल्यू एडिशन करोगे तो वो वैल्यू एडिशन किस पर होना चाहिए, बेसिक प्राइस पर होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है। बेसिक प्राइस मतलब क्या, कि जो भी आपका वैल्यू एडिशन होगा फैक्टर कॉस्ट पर, उसमें आप क्या कर देंगे, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या चेंजेस लाया, कहा कि जो जीवीए, आप जो वैल्यू एडिशन आप निकालोगे वो किस पर निकालो, बेसिक प्राइस पर निकालो। ठीक है, सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस। ठीक, यानी आप जब वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो आप उसमें प्रोडक्शन टैक्स कितना लगा है, प्रोडक्शन सब्सिडी कितनी दी है सरकार ने, उसे भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या चेंजेस आया 2015 में। तो पहले जो है हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया करते थे,
अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट्स में, आप वो देख लें। तो पहले हम जीडीपी को 2015 से पहले फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट किया करते थे, लेकिन चेंज क्या लाया, कहा कि उसे फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बल्कि मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करिए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आप प्लीज पार्ट 1 में समझिए। उसके अलावा हमने और क्या चेंज लाया 2015 में, तो अभी हम देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे 2015 में। तो एक तो कहा कि जीवीए को आप जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन करोगे वो किस पर कैलकुलेट करो, बेसिक प्राइस पे हो, यानी उसमें प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी भी ऐड करिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या बोला कि जीडीपी को आप फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बल्कि किस पे ऐड पर किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, मार्केट प्राइस पर। उसके अलावा और क्या चेंज लाया, तो बेस ईयर को चेंज किया। पहले बेस ईयर कितना हुआ कितना था, तो क्या था बेस ईयर 2004-5 बेस ईयर था, लेकिन चेंज क्या किया गया 2011-12। अब ये बेस ईयर क्या है, ये बेस ईयर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस क्या होता है, ये सब जो है हम पहले कवर कर चुके हैं। तो बेस ईयर चेंज हुआ 2004-5 से, क्या चेंज हुआ 2011-12, कहा कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी नहीं बल्कि मार्केट प्राइस पर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। और जब आप जीवीए को कैलकुलेट करो तो आप किस पे करो, बेसिक प्राइस पर करो। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू एडिशन है जो हम बेसिक प्राइस पर करते हैं, इसमें हम ये क्या हो गया, ये तो बेसिक प्राइस हो गया है ना, फैक्टर कॉस्ट पे हमने प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को ऐड किया। जब हम प्रोडक्ट को भी ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी को जब माइनस करते हैं, तो इससे हमें मिलता है जीडीपी। जीडीपी हमें कैसे मिलेगा, तो जो भी हमारा वैल्यू एडिशन है उसको हम बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे और फिर हम प्रोडक्ट टैक्सेस को भी ऐड करेंगे, तो इससे हमें जीडीपी मिलेगा, जो मैं आपको जीडीपी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए, तो अब ये सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, 3 चेंजेस। उसके अलावा और क्या चेंज किया गया, तो अब देखिए और क्या चेंज आया। तो जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेटा पहले इकट्ठा किया जाएगा ना, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना कितना उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, या फिर सर्विस सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। ये सारा पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि किसकी इनकम कितनी है किस किस सेक्टर में, और फिर सबको प्लस करेंगे और बताएंगे इतनी नेशनल इनकम है। तो डेटा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, डेटा कहाँ कहाँ से लिया जाता है ना। तो अब देखिए, तो कुछ डेटा सोर्सेस भी ऐड किए गए। पहले पहले कुछ अलग डेटा सोर्सेस यूज किया जाता था, लेकिन 2015 में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें कुछ डेटा सोर्सेस भी इंक्लूड किए गए। जैसे कि क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 2015 से पहले जो डेटा लिया जाता था वो एएसआई से लिया जाता था, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटा उठाया जाता था। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज का एनुअली सर्वे किया जाता था और उनकी इनकम कितनी है वो कैलकुलेट किया जाता था, और फिर वो डेटा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2015 के बाद क्या चेंज आया, तो कहा कि 2015 के बाद MCA 21 का डेटा यूज किया जाएगा। व्हाट इज MCA 21 डेटा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का ये एक डिजिटल डेटाबेस है, जहां पर कंपनीज अपने डेटा को जहां पर कंपनीज जो है अपने आप को रजिस्टर करती है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जितना भी उनकी इनकम है, वो सारा सब कुछ जो है वो इस डेटाबेस में रजिस्टर किया जाता है, और फिर ये डेटा जो है यूज किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले जो है MCA 21 का डेटा नहीं यूज किया जाता था बल्कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटा यूज किया जाता था। बट
2015 में ये डेटा सोर्स चेंज किया गया और कहा कि आप कौन सा डेटा यूज करेंगे, MCA21 डेटा विल बी used. What is MCA21? So it is electronic database of Ministry of Corporate Affairs. उसके अलावा और कहाँ से डेटा लेंगे, तो आरबीआई भी डेटा देगा। मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, उनकी इनकम कितनी है, वो डेटा यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा और है सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अलावा IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यहाँ से कुछ डेटा लिया जाएगा। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से कुछ डेटा लिया जाएगा। तो यहाँ से डेटा इकट्ठा करके जो है नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, तो एक नया डेटा सोर्स यहाँ पर क्या आ गया, MCA21। हम देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे 2015 में। तो कहा कि GVA को बेसिक प्राइस पर ऐड करिए, यानी आप जब जो है वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो प्रोडक्शन पर क्या टैक्स और सब्सिडी लग रही है आप उसे भी इंक्लूड करिए। उसके अलावा GDP को फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बल्कि मार्केट प्राइस पर ऐड करिए। बेस ईयर को चेंज किया गया, अर्लियर इट वाज 2004 एंड 5 और बाद में चेंज करके इसे 11-12 किया गया। उसके अलावा कुछ नया डेटा सोर्स ऐड किया गया, जैसे MCA21 का डेटा। MCA21 डेटा सोर्स जो है वहां से डेटा इकट्ठा किया जाएगा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। अब ये जो MCA21 जो डेटा सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, जहां पर कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करती है और डेटा जो है वहां पर फर्निश करती है और वहां से डेटा लिया जाता है, तो इसमें इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज ऑफ MCA21 डेटा। देखिए, अब ये जो डेटाबेस है यहाँ पर, अब देखो अगर मान लीजिए हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, तो अब जो है हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर भी है, इनफॉर्मल सेक्टर भी है। फॉर्मल सेक्टर भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी भी इनकम है। इनफॉर्मल सेक्टर है, वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी भी इनकम है। हमें फॉर्मल सेक्टर को भी, फॉर्मल सेक्टर की इनकम प्लस इनफॉर्मल सेक्टर की इनकम सबको प्लस करके नेशनल इनकम को पता करना पड़ेगा ना। लेकिन MCA21 का जो डेटाबेस है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा अवेलेबल है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा कैसे एस्टिमेट किया जाता है, तो यहाँ पर अज्यूम किया जाता है जितना ग्रोथ फॉर्मल सेक्टर में, जितना ग्रोथ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उतना ही ग्रोथ अज्यूम किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर का, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है इस MCA21 डेटाबेस में, कि ओनली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा अवेलेबल है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेटा इज। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, मैंने कहा कि उसे जो है अज्यूम किया जाता है कि सेम ग्रोथ रेट होगी। ग्रोथ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके अलावा पहले जो है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो सर्वे कंडक्ट किया करती थी, पीरियोडिक सर्वे, वहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए वहां से डेटा इकट्ठा किया जाता था। तो हम पढ़ रहे हैं कि MCA21 के डेटाबेस में क्या इश्यू है। तो हमने देखा एक इश्यू तो ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा अवेलेबल है सिर्फ। उसके अलावा और इश्यू क्या है, तो यहाँ पर जो कंपनीज रजिस्टर हैं, तो वो जो है जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है, जो कि NSO करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो NSO जब ये डेटा को इकट्ठा करती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो इस डेटाबेस से, MCA21 के डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा लेती है और नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है, उस डेटा को क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करती। NSSO ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसने 2018 में एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें ये पता चला कि जो कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर किया है MCA21 के डेटाबेस में, उसमें से 16.5%, 16.5% कंपनीज को ट्रेस भी नहीं किया जा, वो जो है अनट्रेसेबल थी,
यानी कि उनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी ऐसी कंपनीज वहां पर रजिस्टर्ड है। यानी कि शेल कंपनीज जो है, जो सिर्फ पेपर पर है, नाम के लिए है, ऐसी कंपनीज जो है भी वहां पर MCA 21 के डेटाबेस में ऐसी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा एस्टिमेट हो रही है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं किया जा रहा है NSO द्वारा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज इन द MCA 21 डेटा बेस। उसके अलावा, ठीक है, तो इश्यूज ऑफ MCA 21, एक तो ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर डेटा अवेलेबल, नेक्स्ट NSO डज नॉट क्रॉस वेरीफाई MCA 21 डेटा। और क्या इशू है यहाँ पे, तो सेक्टर वाइज एंड स्टेट वाइज डेटा नॉट अवेलेबल, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, स्टेट वाइज स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, उस तरीके से सेग्रीगेटेड एंड ऑर्गेनाइज डेटा नहीं अवेलेबल है। सो दिस इज द इशू ऑफ MCA 21। ठीक है, अब देखिए, तो अभी तक हमने समझा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या है, वो पढ़ा हमने, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। फिर हमने पढ़ा कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे 2015 में, ये पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए उसमें एक चेंज ये भी था, MCA 21 का डेटा सोर्स यूज किया जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और हमने देखा कि MCA 21 के डेटाबेस में क्या क्या इश्यूज है। ठीक है, तो ये नया मेथड जो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, इस मेथड में क्या इश्यूज है अब हम वो समझेंगे। अभी हम देख रहे थे MCA 21 में क्या इश्यूज है, डेटाबेस में क्या इश्यूज है, अब हम देखेंगे न्यू चेंजेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, उसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है। ठीक है, तो एक चैलेंज जो है जिसे काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, प्रॉब्लम ऑफ ओवर एस्टिमेशन। इसका क्या मतलब, देखिए, हमने ये चेंजेस 2015 में इंट्रोड्यूस किया। हमने बोला कि 2015 में बेस ईयर जो है अब 2004-05 नहीं होगा, बल्कि 2011-12 होगा। अगेन आई एम सेइंग, जिसको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, दे कैन विजिटर, दे कैन गो थ्रू फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2015 में हमने चेंज किया कि 4-5 जो बेस ईयर है उसको चेंज करके 2011-12 बेस ईयर किया गया। ठीक है, अब जब नया मेथड आया 2015 में, तो अब नए मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब पिछले साल है, यानी 2015 से जो पहले के साल है, उसको तो अलग मेथड से नेशनल इनकम उस ईयर में दूसरे मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया। उन ईयर्स में 2015 से पहले अलग बेस ईयर को लेकर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया, 2015 के बाद से बेस ईयर चेंज हो गया, मेथड चेंज हो गया, है ना। तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। पहले दूसरे मेथड से GDP या नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा रहा है, और अभी दूसरा मेथड से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो क्या किया हमने, जो नया मेथड था, नए मेथड से हम 2015 के बाद से तो नया मेथड यूज करेंगे नेशनल इनकम GDP कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, जो पुराने जो ईयर्स है, जो पहले 2015 के जो साल हैं, उन सालों का भी हमने GDP नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया नए मेथड का यूज करके। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि 2015 से पहले के जो साल थे, उन सालों का भी नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया गया बेस्ड ऑन न्यू मेथड्स, बेस्ड ऑन न्यू बेस ईयर। ठीक है, तो देखिए, साल 2013-14 का जो ग्रोथ रेट, अगर हम पुराने मेथड से देखें तो वो 4.7% था, लेकिन न्यू मेथड जो चेंज किया गया था उससे नया मेथड आया 6 अगर हम ग्रोथ रेट देखें नए मेथड से तो वो था 6.9%। तो पुराने मेथड से 4.7% और नए मेथड से
6.9% जो है वो ग्रोथ रेट आ रही है जब हमने पिछला कैलकुलेट किया नए मेथड का यूज करके। तो सबने इस नए मेथड का यूज करते हुए जो हायर ग्रोथ रेट आई, सबने इसको क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये जो नया मेथड है, इस नए मेथड से ग्रोथ रेट ओवर एस्टिमेट हो रही है, जबकि एक्चुअल में उतनी ग्रोथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2013-14 तो एक क्राइसिस ईयर था, यहाँ पे सेविंग बहुत कम थी, इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, तो फिर ग्रोथ रेट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? इसका मतलब नए मेथड में प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, ओवर एस्टिमेट करता है ग्रोथ को। सिमिलरली 2016-17 जिस ईयर में करेंसी को डीमोनेटाइज किया गया था, इस साल का भी जो ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड था, जो एस्टिमेट किया गया था वो 7.1% था, बट एक्चुअल में ग्रोथ जो आई थी वो थी 8.2%। अगेन दिस हाई ग्रोथ रेट वाज क्रिटिसाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये तो या इस साल में तो डिमोनेटाइजेशन था, है ना, इस साल में डिमोनेटाइज हुई थी करेंसी, और उस करेंसी के डिमोनेटाइजेशन के बाद भी इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे आ सकती है? ठीक है, तो इसे भी क्रिटिसाइज किया गया। इसका मतलब कि ये जो नया मेथड है, नए मेथड में लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इसे चैलेंज किया गया कि इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एस्टिमेशन। तो अब तक हमने समझा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के व्हाट ऑल those we have understood those three methods of calculation of national income. फिर उसके बाद हमने समझा what were the changes introduced by government in the year 2015. We understood these 4 changes, and then we have also understood what are the issues in MCA 21 database and also with the new methodology, that is problem of over estimation. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। Which of the following is included in the computation of GDP by income method? अभी हमने पढ़ा था इनकम मेथड, है ना, तो इनकम मेथड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? तो सारी चीजें, है ना, रेंट भी एक इनकम है, इंटरेस्ट है, कंपेंसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी ये क्या हो गया, वेजेस है, ये सब ऐड होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following factors are used to calculate GNP? GNP हमने आई थिंक फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ है। तो जीएनपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है जीएनपी का फॉर्मूला, है ना। तो सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट जीएनपी? जीएनपी में क्या क्या चीजें ऐड होती है? तो हमने देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड हुआ है, देखिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये तो होता ही है। उसके अलावा क्या ऐड होता है जीएनपी में? जीडीपी, है ना। अब देखिए जीडीपी का हमने जीडीपी अभी हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें ऐड होती है, जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इनकम मेथड से कर सकते हैं, या फिर वैल्यू एडेड मेथड से कर सकते हैं। तो अगर हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, क्या क्या ऐड करते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो देखिए क्या क्या ऐड हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग, उसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, यानी कि ये सारे के सारे सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, आंसर आ गया सी। तो ये प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है। अब मेंस का क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी हमने 3 मेथड्स की बात की, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड which method is best for developing economy like
इंडिया, इंडिया के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा? तो 3 मेथड है, कौन कौन से? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो इंडिया देखिए इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसके अलावा यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा है ना, तो इनकम पता करना, एक्सपेंडिचर पता करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इंडिया जिसकी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, जिसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी ज्यादा है, जिसमें एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसी इकोनॉमी में इनकम पता करना, एक्सपेंडिचर पता करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए विच मेथड इज बेस्ट? दैट इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है आंसर, एक मॉडल आंसर की तरह मैंने यहाँ पे बता दिया है कि डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, वो आप जो है अभी मैंने समझाया आपको। उसके अलावा बेस्ट मेथड क्या है फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है, हाई एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस है ना। उसके अलावा चैलेंजेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेटा, इनकम का डेटा पता करना, एक्सपेंडिचर का डेटा पता करने में बहुत ज्यादा चैलेंज है ना। और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का डेटा है वो इजीली अवेलेबल है, यानी वैल्यू एडिशन का डेटा जो है वो इजीली अवेलेबल है। इसलिए क्या ज्यादा मेथड आसान है इंडिया के लिए? वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन इंपॉर्टेंस ऑफ GVA मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा वैल्यू एडिशन, उसको हमें क्या करना है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ GVA मेथड। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर एक मॉडल आंसर यहाँ पर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं नोट्स ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक, उसके अलावा अब हमें और समझना है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, कौन करता है? तो पहली बार जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था इन द ईयर 1867-68 में। ठीक है, और उन्होंने उसे पब्लिश किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। The first time national income was calculated in 1867-68 by Dada Bhai Nauroji and was published in Poverty and Un-British Rule in India. पहली बार साइंटिफिक एस्टिमेशन किसने किया था? तो इट वाज प्रोफेसर VKRV राव। कब किया था? 1931-32 में। उसके अलावा 1956 से पहले कौन कैलकुलेट करता था नेशनल इनकम को? कॉमर्स मिनिस्ट्री। एंड आफ्टर 1956 कौन करता था? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, so before 1956 who was calculating national income? It was commerce ministry. After 1956 CSO under मॉस्पी। और कहाँ पब्लिश करते थे? तो उसकी रिपोर्ट आती है एक नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, इसमें पब्लिश किया जाता था। अब 2019 में क्या हुआ? साल 2019 में ये जो CSO है, CSO और NSSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2019 में। और मर्ज करके क्या बना? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए आफ्टर 1956 नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता था? CSO। लेकिन 2019 में CSO NSSO मर्ज होके क्या बन गए? NSO। इसका मतलब 2019 के बाद में कौन कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम? NSO। क्यों? क्योंकि CSO तो मर्ज होके NSO बन गया, है ना। अब कौन कैलकुलेट करता है? NSO अंडर विच मिनिस्ट्री? अगेन मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कहां पर इसे पब्लिश किया जाता है नेशनल इनकम को? तो
तो कहाँ पर पब्लिश किया जाता है? अभी मैंने बताया था नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि फैक्टर कॉस्ट नहीं, हम मार्केट प्राइस पे हम जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसका यूज करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड मेथड है, ये किसने डिसाइड किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनाइटेड नेशंस का एक फ्रेमवर्क है जिसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, SNA। ठीक है, तो फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स विच इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें जैसा है, जैसा स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए NSO नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। ठीक है, NSO क्या क्या पब्लिश करता है? तो क्या क्या पब्लिश करता है? एनुअल नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, यानी एनुअली इकोनॉमी के जो भी स्टैट्स है वो कैसे पब्लिश करता है? इस रिपोर्ट के थ्रू, एनुअल नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। और क्या? क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट करता है। उसके अलावा प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी और रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ जीडीपी। प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ जीडीपी यानी यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जाता है कि ग्रोथ रेट कितनी होगी, और रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ जीडीपी यानी यहाँ पर एक्चुअल बताया जाता है कि ग्रोथ रेट इतनी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पर ये जानना है कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड होती, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन दी जीडीपी। तो देखो, हमें पता है जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का क्या मतलब? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी फाइनल वैल्यू, है ना। जीडीपी का मतलब क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड in the domestic territory in one financial year, that is known as GDP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने रुपयों का प्रोडक्शन हो रहा है वो पता करो। ठीक है, कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ। तो हम कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे? तो ऐसी कोई भी चीजें जिसमें किसी तरीके का प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जीडीपी मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, कितने रुपयों का प्रोडक्शन है वो बताओ। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी तरीके का प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, वो तो जीडीपी का पार्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या है? जीडीपी में क्या बोला जा रहा है? जितने भी रुपयों का प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू होगा जीडीपी, है ना। तो जीडीपी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? ऐसी कोई भी चीजें जिसमें किसी भी तरीके का प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन जीडीपी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें जीडीपी में काउंट नहीं होगी। सो इनकम अर्नड थ्रू इलीगल मीन्स, इनकम अर्न थ्रू इलीगल मीन्स। अब आप देखिए, अगर इलीगल मीन्स से अगर कोई इनकम कमाई गई है तो वो इनकम तो रिकॉर्ड में ही नहीं होगी ना। और अगर वो इनकम रिकॉर्ड में नहीं होगी तो क्या वो नेशनल इनकम, क्या वो जीडीपी में एस्टिमेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इलीगल एक्टिविटी से जो भी इनकम आती है वो नेशनल इनकम या फिर जीडीपी में काउंट नहीं होती। उसके अलावा क्या? ट्रांसफर पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट जो है कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती है, कुछ सब्सिडीज देती है ना। तो ये गवर्नमेंट दे रही है, इसमें किसी भी तरीके का प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगा जीडीपी में इंक्लूड। उसके अलावा मान लीजिए कि कोई शेयर्स है, बॉन्ड्स है, आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, बाइंग और शेयरिंग ऑफ सिक्योरिटीज यानी शेयर्स या बॉन्ड्स,
आप ये बेच रहे हो, तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन भी जीडीपी में इन्वॉल्व, जीडीपी में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, शेयर्स को खरीदा या बेचा जा रहा है ना। यहाँ पर ओनरशिप, अगर मान लो आपने कंपनी को जो है, आपने कंपनी में 1,000 रुपया लगाया, आपने 1,000 रुपया दिया कंपनी को, कंपनी उसके बदले में कुछ हिस्सा दे रही है अपनी कंपनी का, कुछ शेयर दे रही है। तो यहाँ पर अब आप उस उतने के हिस्सेदार है, 1,000 रुपए के आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, हिस्सेदार है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कि आप 1,000 रुपए के हमारी कंपनी में हिस्सेदार हैं। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, है ना। ट्रांसैक्शन लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, बिकॉज दे ओनली रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रेदर देन प्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। उसके अलावा क्या, तो सेकेंड हैंड सेल, मान लीजिए कि कोई कार है, वो सेकेंड हैंड है और उसको बेची जा रही है, तो इसकी भी कीमत जो है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हैंड है, जब वो फर्स्ट हैंड थी, है ना, जब उसका प्रोडक्शन, जब पहली बार उसका प्रोडक्शन हुआ था, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट वाज इंक्लूडेड इन द जीडीपी, है ना, व्हेन इट वाज इनिशियली प्रोड्यूस्ड। तो फिर सेकेंड टाइम क्यों होगा, फिर वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो कोई भी सेकेंड हैंड चीज का इंक्लूजन नहीं होगा जीडीपी में। लेकिन मान लीजिए उस कार को कोई डीलर बेच रहा है, ठीक है, सेकेंड हैंड कार को कोई डीलर बेच रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए बीच में कोई ब्रोकर है, वो बेच रहा है कार को, ठीक है, तो वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना ब्रोकर, तो उसने जितने रुपयों की सर्विस प्रोवाइड की है, वो सर्विस ऐड होगी जीडीपी में, है ना। जीडीपी का क्या मतलब होता है, जितने रुपयों की भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है देश में एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, वो कितने रुपयों का हुआ है, ठीक है, वो बताओ। तो जब एक ब्रोकर बेच रहा हो सेकेंड हैंड गुड को, तो वो जितने रुपयों की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड हैंड की जो चीज है, उसकी कीमत को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक। Sale of second hand good is not included as they were already counted when they were first sold as new product, ठीक है। However, any commission or service fee earned during the resale is included, ठीक। उसके अलावा और क्या नहीं इंक्लूड होता, तो जो हाउस होल्ड सर्विसेज है, ठीक है, ये अब देखो, घर में कोई काम कर रहा है, खाना बना रहा है, बर्तन धो रहा है, तो जो भी घर के हाउस होल्ड कोर्स जो है, घर के जो भी काम है, ठीक है, अब उसकी भी एक मॉनिटरी वैल्यू है ना। मान लो अगर घर में हम काम कर रहे हैं, हम कहीं और वही काम कर रहे होते तो उसके हमें पैसे मिलते, लेकिन हम उससे अपने घर में ही काम कर रहे हैं, तो हमें वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, उसकी मॉनिटरी वैल्यू है ना। लेकिन वो जीडीपी में वो मॉनिटरी वैल्यू, वो कीमत जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है ना। आप कैसे पता करोगे कि कोई अगर खाना बना रहा है घर में, तो उसको कितने रुपये से हम जो है इक्वेट करें, ठीक है। तो हाउस होल्ड वर्क जो है, इसकी कीमत को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके अलावा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, हम हम किसी भी गुड्स की जो फाइनल वैल्यू है, उसको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड को, इंटरमीडिएट कीमत को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी की डेफिनेशन में ही यही है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द, it is the final money value of all goods and services। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इनकम, जैसे कि मान लीजिए आपको लॉटरी से कोई इनकम आ गई, कोई गिफ्ट मिल गया, आपने लॉटरी जीती है ना, ये एक अनएक्सपेक्टेड गेन है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता।
अब देखिए वो जो मैंने बोला हाउस होल्ड सर्विसेज आप दे रहे हो, यहाँ पे आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो, है ना, घर में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बट फिर भी इंक्लूड नहीं हो रहा है जीडीपी में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू पता कर पाना कि आपने कितने रुपयों का काम किया है अपने ही घर में, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर प्रोडक्शन तो हो रहा है। ठीक। उसके अलावा और क्या, कोई कैपिटल गेन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, आपने उसे बेचा, आपको उसमें मुनाफा हुआ, आपको उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जैसे हम कहेंगे कैपिटल गेन। तो इसको भी ऐड नहीं किया जाता जीडीपी में। क्यों? क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है। जीडीपी में तो उस वैल्यू को ऐड किया जाता है जिसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा हो। यहाँ पर कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, इसलिए इसे ऐड नहीं किया जाता। ठीक है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। उसके अलावा और क्या नहीं इंक्लूड किया जाता? तो सर्विसेज, और क्या इंक्लूड नहीं होता? तो सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स फॉर पर्सनल यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल यूज के लिए कोई भी सर्विस, मान लीजिए कि आपका घर है, उस घर में आप रहते हो, है ना, तो वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए, आप उस घर को पर्सनली आप यूज कर रहे हो ना, तो उसकी कीमत को भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। जो पर्सनल यूज के लिए जो सर्विसेज है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ यूज ओन हाउस, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल व्हीकल यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। आप उस कार को, उस व्हीकल को अपने सेल्फ, आप जो है अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो उसकी कीमत को भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा जीडीपी में। तो सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, उसकी कीमत को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं। अभी हमने क्या देखा था? आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। अभी हम देख रहे हैं आइटम्स इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? सर्विसेज विच इज यूज्ड फॉर विच इज फॉर सेल्फ यूज, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, है ना। लेकिन किन चीज को इंक्लूड किया जाता है? तो गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, services for self-consumption are not included in the GDP, but goods for self-consumption are included in the GDP. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो जो है अनाज उगाता है, और उसने जो है 20 किलो सपोज गेहूं उगाया, उसमें से 10 किलो वो उसने खुद रख लिया, दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। लेकिन उसकी वैल्यू भी, वो जो 10 किलो उसने खुद के लिए रखा है, उसकी वैल्यू भी एस्टिमेट करके नेशनल इनकम में, जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्शन इन्वॉल्व है ना। तो गुड्स produced for self-consumption included in GDP, but services produced for self-consumption not included in GDP. उसके अलावा any value addition included in GDP, अभी हमने देखा था कि वैल्यू एडिशन को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा और क्या इंक्लूड किया जाता है? तो estimated or imputed rent of self occupied property। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी घर में रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं उसका एक रेंट एस्टिमेट किया जाता है कि इस घर से, अगर इस घर को रेंट पर दिया जाए तो इससे इतना रेंट आ सकता है, इतना किराया आ सकता है, उसे एस्टिमेट किया जाता है और उसे इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने देखा, कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे और कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। ये हुआ हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आई विल सेंड दिस नोट इन द ग्रुप और आप रिवाइज करिए।